आप सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे जड़ के बारे में। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जड़ जो होता है पौधे का सबसे निचला भाग होता है। पौधे का सबसे निचला भाग जड़ होता है। देखिए, ये मान लीजिए पौधा है और पौधे का सबसे निचला भाग जड़ है। जैसे आप कहते हैं कि पौधे का वह कौन सा स्थान है, पौधे का वह कौन सा भाग है जहां से जड़ निकलता है, तो आप कहेंगे कि पौधे का जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर। जैसे आपसे पूछा जाए कि मूलांकुर किसे कहते हैं, तब आप बताएंगे कि पौधे का वह भाग जहां से जड़ निकलता है उसे मूलांकुर कहते हैं, और पौधे का वह भाग जहां से तना निकलता है उसको हम प्रांकुर कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज आप जान गए कि पौधे का वह भाग जहां से तना निकलता है उसको प्रांकुर कहते हैं, और जहां से जड़ निकलता है उस भाग को आप क्या कहते हैं, तो कहते हैं आप मूलांकुर। देखिए यहाँ पर जड़ जो है पौधे का महत्वपूर्ण भाग है। जड़ की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि पौधे को स्थिरता प्रदान करना, और इसकी दूसरी विशेषता है कि जो पौधा है उसको खनिज और जल को, खनिज लवण और जल को प्रदान करना। अर्थात जड़ के माध्यम से ही खनिज लवण और जल को ग्रहण करता है कौन, पौधा। तो यहाँ पर हम जान गए कि जड़ पौधे का क्या है, एक मूल भाग है जो उसको स्थिर रखता है। ठीक। सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि जड़ के कितने भाग होते हैं, अर्थात जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जड़ को दो भागों में बांटा गया है। जड़ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूसला जड़, मूसला जड़, और दूसरा है अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। देखिए जड़ दो तरह के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। सबसे पहले आप आसान भाषाओं में समझ लीजिए कि मूसला जड़ क्या है और अपस्थानिक जड़ क्या है। तो देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं, हाई जो मूसला शब्द देख रहे हैं ना, तो कुछ देहातों में बोला जाता है मूसल। जैसे कोई पेड़ जब कट जाता है, मान लीजिए कोई पेड़ है और ये पेड़ जो है उसके नीचे एक देखते हैं बहुत लंबा नीचे तक एक जड़ होता है। ये जमीन के नीचे पतला सा, मतलब मोटा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा ये पतला होता जाएगा। तो ये मूसला जड़ कहलाता है, और इसमें इस तरह से अलग अलग शाखाएं निकली रहती है। तो यहाँ पर ये जो मूसल बन रहा है ना, यही मूसल आपका क्या कहलाता है, मूसला जड़। तो मूसला जड़ की पहचान यही है कि जिस जड़ में एक प्राथमिक जड़ होता है जिसको मूसल कहते हैं, और ये साइड से जो जड़ें होती हैं इनको हम द्वितीयक जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़। तो पौधे में ये आपका मूसला जड़ होता है। तो आप पकड़ लिए होंगे कि मूसला जड़ में जिसमें इस तरह का एक जड़ पाया जाए उसको मूसला जड़। लेकिन बात आती है कि भाई अपस्थानिक जड़ किसको कहते हैं। तो देखिए अपस्थानिक जड़ जो होता है इसमें मूसल नहीं होता। जैसे आप देखे होंगे लहसुन और प्याज का जड़, आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए यह है, और यहाँ पर ये जड़ें होती है रेशेदार, रेशेदार जड़ें होती हैं। देखेंगे आप प्याज में, प्याज के नीचे की जो जड़ें हैं वह बिल्कुल रेशेदार होती हैं। इसमें कोई भी आपका मूसल नहीं होता, अर्थात कोई मेन जो रूट है वो मेन रूट नहीं होता, कोई इसमें मुख्य जड़ नहीं होती, सभी एक समान होती है। और ये रेशेदार जड़ें क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें। तो मूसला जड़ के बारे में आप समझ लिए।
कि मूसला जड़ में एक मूसल होगा और अलग अलग क्या होंगी, द्वितीयक जड़ें होंगी। और यहाँ पर आप समझ लिए कि ये रेशेदार जड़ें होती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, रेशेदार होती हैं। और मूसला जड़ें जिसमें मूसल होगा उसके बाद द्वितीयक के रूप में थोड़ा थोड़ा रेशा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे सरसों है, सरसों का पौधा आप खेत से उखाड़ दीजिए तो जो उसका जड़ होता है उसमें एक मूसल मोटा सा होगा और उसके किनारे किनारे और भी क्या होंगे, निकले होंगे। तो इस तरह आप एक अंतर समझ लिए किसका, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ का। ठीक इसी तरह दूसरा चीज होता है कि मूसला जड़ें पौधे के किस भाग से निकलती हैं। तो सुनिए, मूसला जड़ जो होता है या पौधे के मूलांकुर जो पौधे का भी बताए हैं कि पौधे का वह भाग जहां से जड़ निकलता है वह भाग क्या कहलाता है, मूलांकुर। तो यहाँ पर जिस भाग से जड़ निकलेगा वो मूलांकुर है। तब मूलांकुर से मूसला जड़ें निकलती हैं और ये जो जड़ें होती हैं ये मूलांकुर के छोड़ करके अब मूलांकुर के अन्य भाग से, जैसे कहेंगे कि मूलांकुर तो रहेगा ही मध्य में, अब मूलांकुर को छोड़ करके जो उसका अन्य भाग होता है तब मूलांकुर का अन्य भाग क्या होगा, तब मूलांकुर का अन्य भाग से निकलता है अपस्थानिक जड़ें। तो आप दो चीज जान गए कि मूलांकुर से मूसला जड़ें निकलती हैं, पौधे का वह भाग जहां से मूसला जड़ें निकलती हैं वो मूलांकुर है, पौधे का वह भाग जहां से अपस्थानिक जड़ें निकलती है वह मूलांकुर का क्या है, अन्य भाग है। अब देखिए, अब मूसला जड़ों के भी प्रकार होते हैं, आप समझेंगे मूसला जड़ों के प्रकार। यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं, मूसला जड़ के प्रकार। देखिए, पहला होता है तुर्क रूपी जड़, तुर्क रूपी जड़। इसके बाद दूसरा होता है तुर्क रूपी जड़, कुंभ रूपी जड़, कुंभ रूपी जड़। इसके बाद आपका तीसरा आएगा शंकु रूपी जड़, शंकु रूपी जड़। इसके बाद आपका चौथा होगा पिंडक जड़ें, पिंडक जड़ें। ठीक, और आपका लास्ट पांचवा होगा श्वसन जड़ें, श्वसन जड़ें। देखिए, यहाँ पर मूसला जड़ के 5 नाम हमने बता दिया। अब पांचों को एक एक करके समझेंगे। देखिए, आप फिगर के साथ समझिए। तुर्क रूपी जड़ किसको कहते हैं, बात आ रही है कि तुर्क रूपी जड़ किसको कहते हैं। तो तुर्क का मतलब होता है कि जिसका ऊपरी हिस्सा पतला, निचली जो हिस्सा होता है वो पतला और बीच का भाग मोटा। मतलब मूसला जड़ें भोजन का, खाद्य पदार्थों का, जल का संचय करके मोटी हो जाती हैं, लेकिन मोटी में क्या होती हैं कि ऊपर पतला, नीचे पतला और बीच में मोटा। अर्थात तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। उदाहरण से समझेंगे तो बेहतर होगा। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है मूली, और मूली का थोड़ा सा फिगर देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पर देखिए मूली कैसे होती है, तो बहुत आसानी से आप मूली का फिगर देखेंगे। देखिए, ये है आपका मूली, ये है क्या, मूली। और मूली में देखिए आपका ये जो गर्दन वाला भाग होता है, यहाँ वाला भाग, ऊपर वाला शीर्ष वाला वो पतला होता है और नीचे वाला भाग भी पतला है, और यहाँ पर बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पर कुछ रेशेदार इसमें जड़ें होती हैं, लेकिन ये मूल जड़ है, तो मूल जड़ है अर्थात मूसला जड़ है। तो मूसला जड़ में ये तुर्क रूपी जड़ है जिसमें आता है मूली। और परिभाषा क्या बताएंगे तुर्क रूपी जड़ का, जिसका माने भोजन संचय करके फूल गई हो जड़ और ऊपरी हिस्सा पतला हो
निचला हिस्सा पतला हो और बीच वाला हिस्सा क्या हो, मोटा हो। तो ये मूली क्या है, तुर्क रूपी जड़ है। इसी प्रकार आपका आता है कुंभ रूपी जड़। कुंभ रूपी जड़, तो देखिए कुंभ का मतलब होता है घड़ा, ठीक। कुंभ का मतलब क्या होता है, घड़ा होता है। और घड़ा का मतलब कि बीच में गोलाकार। कुंभ रूपी जड़ में क्या होता है कि एकदम घड़े के समान होगा, गोलाकार होगा और नीचे का भाग बिल्कुल पतला होगा। इसका उदाहरण आता है सलजम है, सलजम, चुकंदर, चुकंदर जिसका सलाद बनता है आप देखिए। तो सलजम और चुकंदर, देखिए अगर देखा जाए तो जो चुकंदर होता है उसका थोड़ा सा फिगर आप समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ पर इस तरह का भाग होता है इसका चुकंदर का, इसी तरह की पत्तियां होंगी, ठीक, और पत्तियां, और ये भाग क्या होगा, तो बिल्कुल गोलाकार घड़ा जैसा। देखिए घड़ा जैसा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर घड़ा जैसा जो गोलाकार बना है इसी को कहेंगे कुंभ, और नीचे बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है। तो सलजम और चुकंदर कुंभ रूपी क्या कहलाते हैं, जड़ कहलाते हैं। तो आप तुर्क रूपी जड़ मूली जान गए और कुंभ रूपी जड़ क्या जान गए, सलजम या चुकंदर। इसी तरह आइए देखते हैं हम लोग शंकु रूपी जड़। देखिए यहाँ पर शंकु रूपी जड़, तो शंकु रूपी जड़, शंकु का मतलब आप जानते हैं क्या, कोन, कोन को कहते हैं इंग्लिश में, शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं। और जो कोन होता है ना बिल्कुल शंक्वाकार रूपी जड़ शंकु के आकार का होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गाजर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गाजर किस प्रकार का जड़ है तो कहेंगे शंकु रूपी जड़। देखिए कैसे शंक्वाकार होता है, थोड़ा फिगर के अनुसार देखिए। इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है ये आपका गोलाकार और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, बिल्कुल संकीर्ण होगा, पतला होगा। देखिए ये गाजर है, आप पहले देखेंगे फिर बाद में सोचेंगे कैसे बना गाजर। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा है ना, फिगर बन रहा है, ये गाजर हो गया। ये जो आपका गाजर है इसका आकार देखिए शंक्वाकार है कि नहीं, तो शंकु के आकार का, बिल्कुल यह शंकु जैसा है, इसलिए गाजर क्या है, शंक्वाकार है। तो शंकु रूपी जड़ ये कहलाएगा। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण आपका गाजर है। तो तुर्क रूपी जड़ में अभी बताए हैं मूली, कुंभ रूपी जड़ में चुकंदर और सलजम, और शंकु रूपी जड़ में क्या आता है, गाजर आता है। ठीक, तो आइए इसके बाद आपको ले चलते हैं पिंडक जड़े। देखिए ये जो आपका पिंडक जड़े होती हैं सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से तो बिल्कुल महत्वपूर्ण। पिंडक जड़े दलहनी फसलों में पाया जाता है। दलहनी फसल, दलहनी फसल की जड़ें, जैसे मान लीजिए मटर है, चना है, मूंग है, ये जो दलहनी फसलें हैं इन दलहनी फसलों के जड़ों में जड़ें जो होती हैं वो पिंडक जड़ें कहलाती हैं। आपको एक और चीज बता दें, कभी कभी पूछता है कि कौन सा फसल बोया जाए कि हमारे खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाए, तो वहां पर आपका उत्तर होगा, 4 विकल्प होंगे तो उसमें देखेंगे कि दलहनी कौन है, चाहे मटर हो, चना हो, मूंग हो, रहर हो, इन जड़ों में पिंडक जड़ें होती हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो पिंडक जड़ें हैं उन पिंडक जड़ों में एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम, राइजोबियम नामक जीवाणु, ये क्या है, जीवाणु का नाम है। ठीक, तो राइजोबियम जो है जीवाणु है, और यह जीवाणु किस में पाया जाता है, पिंडक जड़ों में। आज जो पिंडक जड़ें हैं वो किस में पाई जाती हैं, दलहनी फसलों में।
तो राइजोबियम जीवाणु है, यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करेगा? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। देखिए आप सभी लोग जानते हैं यूरिया क्यों छींटते हैं अपने खेत में? तो यूरिया छींटते हैं ताकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े। तो यहाँ पर तुरंत ये क्या करेंगे, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उर्वरक क्षमता का बढ़ जाना। ठीक, तो कोई भी अगर पूछ दे आपसे कि यह बताइए राइजोबियम नामक जीवाणु किन पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे दलहनी फसल। और दलहनी माने दाल वाला फसल। और दाल में आपका मटर का दाल, चना का दाल, रहर का दाल, मूंग का दाल, सब दलहनी फसलों में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? राइजोबियम। और यही जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो आप समझ लिए ना, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे खेत में उपजाऊ क्षमता बढ़े तो उसके लिए आपको क्या बोना पड़ेगा? दलहनी फसलें। और दलहनी फसलों में जैसे कोई पूछ दे चना में कौन सी जड़ पाई जाती है, तो आप कह दीजिएगा कि पिंडक जड़ें पाई जाती है। अगर पूछ दे मटर में कौन सा जड़ पाई जाती है, तो पिंडक जड़ें पाई जाती है। शंकु रूपी जड़ क्या है? तो अभी ये बताए हैं गाजर। कुंभ रूपी जड़ में सलजम और चुकंदर। तुर्क रूपी जड़ में मूली आएगा। इसके बाद है आपका श्वसन जड़ें। तो देखिए जो ये श्वसन जड़ें होती हैं, तो कुछ पौधों में ज्यादातर आधा जल आधा भूमि अर्थात दलदली भूमि पर पाए जाने वाले पौधों के जड़ों में रिक्त स्थान होता है जिसमें जड़ें श्वसन का कार्य करती हैं। ठीक, और इस श्वसन जड़ें जो होती हैं ये श्वसन का कार्य करती हैं। और ये जड़ें जो हैं आपका चले जाइए सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा में राइजोफेरा है, उसके बाद सुंदर वृक्ष सुंदरी वृक्ष है, उसके बाद आप कहेंगे भारतीय रबर का वृक्ष है, उनके भी जड़ों में पाया जाता है। तो राइजोफेरा नामक जो जड़ें होती हैं उनमें ये पाया जाता है श्वसन जड़ें। तो चलिए यहाँ पर मूसला जड़ के आप 5 प्रकारों को समझ लिए। केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कि तुर्क रूपी जड़। और तुर्क रूपी जड़ में एक याद रहे न मूली, तो आप समझ जाएंगे कि उसका शीर्ष भाग संकीर्ण होता है, थोड़ा पतला होता है, नीचे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। तो इसमें मूली हो जाएगा, इसमें सलजम और चुकंदर हो जाएगा, और शंकु रूपी जड़ में गाजर हो जाएगा, पिंडक जड़ों में दलहनी फसल आ जाएगा। और श्वसन जड़ें दलदली भूमि में जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें वायु भरी रहती है और वह श्वसन का कार्य करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? श्वसन जड़ें। ठीक, इसी तरह हम चलेंगे अपस्थानिक जड़ों में। अपस्थानिक जड़ें देखिए आप अब तक पढ़े हैं मूसला जड़, और मूसला जड़ के बाद आप जानेंगे अपस्थानिक जड़। तो देखिए अपस्थानिक जड़ों को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। जैसे अपस्थानिक की हम बात करें तो सबसे पहले भोज्य पदार्थों के आधार पर, या आप कह दें कि भोज्य पदार्थों के संचय के आधार पर, संचय के आधार पर तो देखिए भोज्य पदार्थों के संचय के आधार पर जड़ें, अपस्थानिक जड़ें 4 प्रकार की होती है। कौन कौन होती हैं थोड़ा समझिएगा। पहला होता है इसमें कंदिल जड़ें, कंदिल जड़। इसके बाद आपका दूसरा होता है पुलकित जड़, पुलकित जड़। इसके बाद तीसरा आएगा ग्रंथिल जड़, ग्रंथिल जड़। और चौथा आएगा मणिकामय जड़, मणिकामय जड़, है ना। देखिए भोज्य पदार्थों के आधार पर आप समझिए कंदिल जड़ क्या है। ठीक,
तो देखिए यह बता दिया गया है कि भोज्य पदार्थों के संचय के आधार पर, मतलब जड़ें जो है खनिज, लवण और जल भोजन का अवशोषण करती हैं और उनका संचय करके फूल जाती हैं। तो कंदील जड़ें मोटी हो जाती हैं, और मोटी हो जाती हैं तो कंदील जड़ की एक खास विशेषता है। कंदील जड़ ऐसी जड़ें हैं जिनका कोई नियमित आकार नहीं होता, केवल फूल करके आप समझिए कि कई आकारों में मोटी हो जाती है। जब आप उदाहरण समझेंगे ना तो तुरंत पकड़ लेंगे। इसमें आता है उदाहरण में शकरकंद। क्या आता है? शकरकंद। शकरकंद को आप सामान्य भाषा में केवल कौन कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन। आप कौन को ही शकरकंद कहते हैं, ठीक। स्वीट पोटैटो, तो यहाँ पर मीठा आलू भी कहते हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंद। और शकरकंद को आप लोग क्या कहते हैं? कौन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, आप कभी भी मार्केट में जाइए, चाहे घर पर कौन लाइए या शकरकंद लाइए, तो वहां पर देखेंगे कि उनका कोई आकार नहीं होगा। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, मोटा होगा, कई आकार के होते हैं शकरकंद। और शकरकंद कई आकार के होते हैं, इसलिए ये कंदील जड़ कहलाते हैं। तो कंदील जड़ का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वह केवल क्या होते हैं, तो ये जो है आपस में शकरकंद जो है ये भोज्य पदार्थों का संचय करके केवल फूल जाते हैं, ठीक। इसके बाद पुलकित जड़, ठीक। पुलकित जड़ किसको कहते हैं? ऐसी जड़ें जो गुच्छेदार होती है। समझिए ना कि गुच्छा के रूप में, जैसे अंगूर का गुच्छा है ना, बिल्कुल गुच्छे के रूप में जो जड़ें पाई जाती है उसको पुलकित जड़ें कहते हैं। और ये पुलकित जड़ एक प्रसिद्ध वृक्ष है, पौधा है डहेलिया। डहेलिया, इसके बाद सत्तावर का पौधा है। तो यहाँ पर देखिए डहेलिया जो पौधा है ना, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल सबसे सामान्य बीमारी चलती है शुगर, जिसको मधुमेह या डायबिटीज या चीनी रोग कहते हैं। और वह किसकी कमी से होता है? तो आप जानते भी होंगे, इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन जो है आपको किस पौधे से प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। और इंसुलिन जब हमारे शरीर में जाता है तो वह शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है, क्योंकि अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलने वाला पदार्थ इंसुलिन है, हार्मोन। अगर उसकी कमी होने लगे तो पूर्ति करते हैं डहेलिया की जड़ों से। तो यहाँ पर जान गए कि इंसुलिन निकलता है किससे? डहेलिया के जड़ों से। और ये गुच्छेदार जड़ें होती है। उसी तरह सत्तावर की भी जड़ें गुच्छेदार होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पुलकित जड़। इसके बाद आता है ग्रंथिल जड़। ग्रंथिल जड़ों में क्या होता है कि ग्रंथिल जड़ें केवल एक तरफ मोटी और दूसरे तरफ पतली होती है। एक पौधे का नाम बता दें, उसका नाम है आम अदरक। आम अदरक। कुछ लोग सोचेंगे आम अलग है और अदरक अलग है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आम अदरक ही पौधे का नाम है। और आम अदरक में पाई जाने वाली जड़ें कौन सी जड़ है? ग्रंथिल जड़ें। अगर आप चाहेंगे तो कभी भी गूगल पर सर्च करके आप आम अदरक का फिगर भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब अगला आता है मणिकामय जड़। देखिए मणिकामय जड़, नमवे है मणि, अर्थात जो मणि के आकार का हो। मणि के आकार का मतलब जगह जगह फूला हो, फिर पतला, फिर फूला, फिर पतला, फिर फूला, इस तरह से वो मणिकामय बनाता है। जैसे दूब है, घास, दूब है ना, दूब घास है, दूब घास। इसमें आप कभी जड़ें उखाड़ कर देखिए, फूली रहेंगी, फिर उसका गांठ आ जाएगा पतला, फिर फूला रहेगा, फिर गांठ आ जाएगा। तो इस तरह वो मड़ियों के आकार जैसा दिखाई देगा, किसका? दूब और घास का। इसी तरह करेला है, तो करेला का भी जड़ें क्या होता है?
तो ये आपका मणिकामय जड़ होता है। उस जड़ का प्रभाव करेला के फल पर भी पड़ता है। देखते हैं कि उसके ऊपर का आकार बिल्कुल मड़ियों जैसा होता है। ठीक, इसीलिए उसमें भी जड़ों में मणिकामय जड़ पाया जाता है। ठीक, तो आप जान गए अपस्थानिक जड़ों के 4 भाग: कंदिल जड़, पुलकित जड़, ग्रंथिल जड़, मणिकामय जड़। ठीक, इसी तरह आपको यांत्रिकी सहारा के आधार पर देखिए, यहां पर कहेंगे यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर, प्रदान करने के आधार पर, ठीक, तो यहां पर यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर, देखिए, तो आप जान गए कि अपस्थानिक यांत्रिक सहारा का मतलब जानते हैं, एक तरह से सपोर्ट। इसके आधार पर जड़ें 3 तरह की होती हैं। आप बहुत आसानी से समझ लेंगे कम समय में। यहां पर पहला होता है अपस्तंभ जड़ें, अपस्तंभ जड़ें। इसके बाद जो होता है दूसरा होगा अस्तंभ जड़ें, अस्तंभ जड़ें। इसके बाद जो है आरोही जड़ें, आरोही जड़ें। ठीक, देखिए अपस्तंभ जड़ें। अपस्तंभ जड़ किसमें पाया जाता है? तो अपस्तंभ जड़ का ये है नाम कि किसी भी जो पौधा जिसके तने के निचले भाग से जड़ें निकलती हैं, जैसे देखिए ये गन्ना का पौधा है, ये किसका पौधा है? गन्ना का पौधा है। देखिएगा ये गन्ना का पौधा है। ठीक, इस गन्ना के पौधे के निचले हिस्से से तिर्यक जड़ें जमीन में प्रवेश करती है। आज जो तिर्यक जड़ें प्रवेश करती है ना, यही आपका क्या है? अपस्तंभ जड़ें। और यह 2 पौधों में खासकर पाई जाती हैं, मक्का में और दूसरा गन्ना में। मक्का में और गन्ना में इस तरह की तिर्यक जड़ें जो जमीन में प्रवेश करती हैं वो अपस्तंभ जड़ें कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा आता है अस्तंभ। अस्तंभ का मतलब पोल होता है, खंभा होता है। और ये स्तंभ जड़ें जो सहारा प्रदान करती हैं, ये आप देखे हैं बरगद के वृक्ष में। बरगद का वृक्ष देखे हैं। अब बरगद के वृक्ष में जो जड़ें लटकी होती हैं उन जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ें। तो यहाँ पर बरगद है, भारतीय रबर का वृक्ष है, भारतीय रबर का वृक्ष है। इन वृक्षों में भी पाया जाता है स्तंभ जड़ें। तो आपको मालूम चल गया कि नहीं, जो वृक्षों में तनों से जो जड़ें लटक करके जमीन में प्रवेश करती हैं और एक तरह से यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, वो जड़ें बरगद में और भारतीय रबर के वृक्ष में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका तीसरा लास्ट है आरोही जड़ें। देखिए आप मैथ में पढ़ते हैं अवरोही आरोही। अवरोही का मतलब नीचे की तरफ और आरोही का मतलब ऊपर की तरफ। तो जैसे आप पान का पत्ता देखे हैं, तो जो पान का पौधा होता है वह ऊपर की तरफ भगता है। उसमें जड़ें होती हैं जो दीवार पर या किसी वृक्ष पर सहारा प्रदान करेगी और वह पान का जो पौधा है वह ऊपर की तरफ भगता जाएगा। क्योंकि बिना सहारा का कोई भी पौधा ऊपर नहीं चढ़ पाता है। तो पान का जो पौधा है ना, ये भी सहारा प्राप्त करके ऊपर की तरफ दीवार पर क्या करता है? चढ़ता है। ठीक, या कोई भी सहारा मिल जाए, बांस का सहारा मिल जाए, लकड़ी का सहारा मिल जाए, दीवार का सहारा मिल जाए, ये पान का पौधा। इसी तरह कई पौधे हैं जो कि अपना दीवार पर सहारा बना करके चढ़ जाते हैं। तो उसमें जो जड़ें ऊपर चढ़ाने का काम करती हैं वो आरोही जड़ें कहलाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप जान गए अपस्थानिक जड़ों में यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर। ठीक, तो देखिए आज आप लोग पढ़ लिए जड़ में मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक,
आज इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।